स्टार्ट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल की फोरकास्टिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का जो मीनिंग है वो हमने समझ लिया कि वर्किंग कैपिटल का ये मीनिंग होता है, और वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग को लेकर स्ट्रेटजीज किस तरह की होती है कि उसकी फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हो या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हो, तो वो सारा हम समझ चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम इस चैप्टर के, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं मेनली कि हम इस वर्किंग कैपिटल हमें कितनी जरूरत है उसका अनुमान कैसे लगाएं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कह लो या सिंपली वर्किंग कैपिटल बोल लो कि कितनी वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत है, क्योंकि एक बात हम अच्छे से समझ चुके हैं कि वर्किंग कैपिटल की अगर शॉर्टेज हुई तो भी प्रॉब्लम है। शॉर्टेज अगर हुई तो हमारे पास लिक्विडिटी की समस्या रहेगी, हमारे लिए रिस्क बढ़ जाएगा, सोल्वेंसी पोजीशन बार बार हमें चैलेंज करेगी। लेकिन अगर हम वर्किंग कैपिटल को एक्सेस में रख लेंगे तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित होगी, प्रॉफिटेबिलिटी पर उसका बुरा असर पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि वर्किंग कैपिटल का एक सही बैलेंस, सही लेवल बनाकर रखा जाए। तो वो मेथड कौन से हैं, हम किस तरह से उन्हें फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं इनके सबके नाम बता दूं। 4 मेथड जनरली यूज किए जाते हैं। पहला मेथड होगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड, जो आज हम करने भी जा रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। दूसरा होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड या इसे टैबुलेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, एडजस्टेड और लगा लेना भाई, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। और चौथा होता है एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड। बल्कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स तो लगभग एक ही चीज हो गई, इसको मैं ले रहा हूँ, इसकी बजाय मैं जो करवाऊंगा यहाँ वो लेंगे हम सेल्स मेथड। सेल्स मेथड, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, इन सबको हम लोग समझेंगे आने वाले टाइम में। अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड से। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। देखिए, इस पर अलग से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उतने इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हाउ द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है उसकी जो लेंथ है वो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट करती है, वो आप बताएं। ठीक है, तो अब उस बारे में अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की लेंथ, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है। पहले हम समझ रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब सिंपल से समझ लो, आपका बिजनेस का जो साइकिल है और वो किस तरह से चलता है। देखो, आज आपके पास कैश है, ठीक है, अब कैश से आपने, अगर हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो हमने परचेज किया रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल से अब हम तैयार माल करेंगे तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, जो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इससे फिर तैयार होगा फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, इससे फिर तैयार माल,
और फिर माल जब आप बेचेंगे तो आएंगे डेटर्स, और डेटर्स से फिर बनेगा कैश। तो मतलब आज का चला हुआ कैश इतने चक्कर लगाने के बाद, इतनी स्टेज से होने के बाद दोबारा आपके पास कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने जो कैश से रॉ मटेरियल परचेज किया, सपोज कीजिए 10 डेज 10 दिन रॉ मटेरियल के रूप में लगा। ठीक है, फिर मान लीजिए वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में 5 डेज प्रोसेसिंग टाइम लग गया, फिर तैयार माल के रूप में वो मान लीजिए 20 दिन तक रखा रहा। उसके बाद आपने डेटर्स को माल उधार बेचा, तो मान लीजिए 1 महीना डेटर्स ने भी डिले किया। तो आज का चला हुआ कैश दोबारा आपके पास कैश के रूप में कितने टाइम बाद आए? 10 प्लस 5 करो 15, प्लस 20 करो कितने हो जाएंगे 35, और प्लस 30 कर दो, ये हो गया 65। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी हो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मोटे तौर पर इसका मतलब समझिए। तो बात ये है कि आज मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है कि आज जो मेरे पास कैश होगा वो आज चलेगा तो 65 डेज के बाद वापस आएगा। बेशक वो जरूर है कि उसमें प्रॉफिट जुड़कर आएगा। भाई आज मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए की लागत का रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, और फिर इसमें यहाँ पर भी कुछ कॉस्ट ऐड होगी, इधर भी कुछ कॉस्ट ऐड होगी, इधर जब बेचेंगे तो कुछ प्रॉफिट भी ऐड होगा, तो लास्ट में जब मेरे पास आएंगे तो हो सकता है इनके 15,000 रुपए बनकर वापिस आए, लेकिन आएंगे तो 65 डेज के बाद ना। पैसे लगा आज रहा हूँ, पॉकेट से निकल आज रहे हैं, और 65 डेज तक मेरे के बाद मेरे पास वापस आएंगे। अब अगर समझने के लिए मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे 65 डेज का काम चलाना है। मेरे पास काम चलाओ पूंजी कितने दिन की होनी चाहिए? इन 65 दिन का काम चल जाए, इन 65 डेज का काम चल जाए, क्योंकि इन 65 डेज के बाद तो जो मेरा पैसा जो था वही वापस आ जाएगा और मैं उसी फंड्स को यूज कर लूंगा। तो मान लीजिए अगर कोई बिजनेस इस तरह का हो कि सुबह आप बिजनेस पैसा लगाए, मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, ठीक है, और वो नगद बिक्री ही करता है, जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए उसने सुबह 500 रुपए की सब्जियां खरीदी, ठीक है, और शाम को वो बेच दी, शाम को बेचकर उनके 700 रुपए में बिकी, 200 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। तो ये जो सुबह का लगा हुआ पैसा शाम तक आ गया, तो इसलिए उसको ज्यादा दिन काम नहीं चलाना, उसको बस ये एक दिन की पूंजी ही चाहिए। एक दिन की पूंजी उसको लगानी पड़ती है 500 रुपए, इसलिए उसका काम इन 500 रुपए से चल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर 65 दिन बाद वापिस आनी है, बात समझ रहे हो कि देखो बिजनेस में दोनों चीजें चल रही होती है। बिजनेस में ये है बिजनेस, ठीक है, इसमें आपका पैसा आ भी रहा होता है जिसको हम इनफ्लो बोलते हैं, और यहाँ से जा भी रहा होता है, ठीक है, जिसे आउटफ्लो बोलते हैं। अब अगर एक ही टाइम में उतना ही रुपया जा रहा हो उतना ही रुपया आ रहा हो, आज मुझे 15,000 रुपये खर्च करने हैं और आज ही मुझे 15,000 रुपये किसी से मिलने हैं, ठीक है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी कि मैंने आपसे कहा कि भाई जितना मुझे आज खर्च करना है उतना ही मिलना है, तो फिर मुझे पहले से अपने पास कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज नॉट coincide, एक साथ 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 नहीं चलते। मतलब कहने का मतलब है, हो सकता है कि पहले दिन आपके पास से 10,000 रुपये जाए खर्च हो, अगले दिन 15,000 रुपये खर्च हो, अगले दिन मान लो 5,000 खर्च हो, आए कुछ भी नहीं, सारा माल अभी उधार चल रहा है, ठीक है। तीसरे दिन हो सकता है इकट्ठे ही आपके पास 40,000 रुपये आ जाए, ठीक है, खर्च कुछ ना हो। अगले दिन हो सकता है 15,000 रुपये खर्च हो, 12,000 रुपये आ भी जाए। तो इस तरह से बिजनेस में ट्रांजेक्शन चलती है। किसी दिन कैश का इनफ्लो ज्यादा होता है, किसी दिन कैश का आउटफ्लो ज्यादा होता है, और उसमें बैलेंस रखने के लिए ही हमें एक मिनिमम बैलेंस अपने पास बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत पड़ती है। तो अब ये डिपेंड करती है कि ये लेंथ कितनी है। मुझे 60, मान लो यहाँ 65 डेज के बजाय अगर मुझे सिर्फ 15 दिन का काम चलाना होता तो ये वर्किंग कैपिटल मुझे कम रखनी पड़ती, लेकिन 65 डेज का काम चलाना है तो यही वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा रखनी पड़ेगी।
लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट जरूर है, मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें पैसा कोई मतलब जो हम बिक्री जो कर रहे हैं तो हम उसको जो है नकद नहीं बेच पा रहे, हम उधार बेच रहे हैं, ठीक है। डेटर्स हमें 30 दिन बाद पेमेंट करेंगे, ऐसे ही हम भी जो माल खरीदते हैं वो नकद नहीं उठाते। तो मान लीजिए हम भी उसकी पेमेंट 15 दिन बाद करेंगे, ठीक है। तो इन 65 डेज में से 15 दिन घटा दो। भाई हमारे क्रेडिटर्स हमें कह रहे हैं, हमारे सप्लायर्स हमें कह रहे हैं कि भैया 15 दिन के बाद आप पेमेंट कर देना, ठीक है। तो इसके मतलब हमें 15 दिन का टाइम मिल रहा है, तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की लेंथ 50 दिन होगी, ना कि 65 दिन। तो ये एडजस्टमेंट इसमें जरूर की जाती है, ठीक है। लेकिन अब मुझे इन 50 डेज के लिए काम चलाना है और 50 डेज की काम चलाओ पूंजी मुझे चाहिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये और भी क्लियर हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ उस पर ही जल्दी जल्दी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो एक तो ये आपने समझ ही लिया, लेंथ ऑफ वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कि जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो अभी हमने समझा, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, जितनी अधिक होगी, ठीक है, उतना ही अधिक मात्रा में मुझे वर्किंग कैपिटल को रखना पड़ेगा। दूसरा होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या कोई सिंपली बिजनेस फर्म है, मतलब बना बनाया माल लाकर खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, या आप तैयार करके बेचते हैं। अगर मान लो इसी साइकिल की मैं बात करूं, अगर ये फर्म खुद बनाने वाली नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं होती, सिर्फ तैयार माल खरीदती और बेचती, तो इसका साइकिल कितना होता, यहाँ से शुरू होता, कैश, कैश से फिनिश गुड, फिनिश गुड से डेटर्स, डेटर से कैश, ठीक है। तो 20 दिन फिनिश गुड्स में, 30 दिन डेटर्स में, 50 दिन हो गया। 15 दिन की ग्रेस इसको सप्लायर से मिल जाती, तो 50 में से 15 दिन कम हो जाते तो 35 डेज हो जाता है इसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। तो एक इस पर भी डिपेंड करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो होती है उसको ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक जो नॉर्मली जो फर्म है जो तैयार माल खरीदती है और बेचती है, ठीक है, उसको कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तीसरा साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस का मतलब है बिजनेस कितना बड़ा है। एक छोटा सा बिजनेस, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं कोई छोटी सी शॉप है तो उसमें कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस इस तरह का बहुत लंबा चौड़ा है तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, कैश भी ज़्यादा चाहिएगा, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा होगी। एक डिपेंड करता है क्रेडिट पॉलिसी पर। क्रेडिट पॉलिसी, उधार देने की नीति। अगर अब आप इस तरह से चलते हैं कि हम तो सिर्फ नकद माल बेचेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिर्फ अपने माल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बाकी डेटर्स में आपका ज़्यादा रुपया फंसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपकी नीति उधार बेचने की है, उधार भी आप लंबे टाइम के लिए उधार देते हैं, तो बहुत सारा रुपया आपका डेटर्स के रूप में रहेगा और फिर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। फिर आपका आज का चला हुआ कैश लंबे टाइम बाद वापस आएगा। उधार दोगे, भाई अगर नगद बिक्री कर रहे हो तो आज 500 रुपए की बिक्री हुई मान लीजिए, तो 500 रुपए की बिक्री हुई है तो 500 रुपए अभी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उधार के बेस पर कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो 500 रुपए है इनके आने में टाइम लग जाएगा, तो आपको ज्यादा समय तक अपना काम चलाना पड़ेगा और वो काम चलाने के लिए आपको अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जो इसमें काम करते हैं। अब मैं उस टॉपिक पर आता हूं जो मैंने जहां से शुरू किया कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट
किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या मैं इसमें लिखता हूँ फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो पहले मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ कि हम करेंगे क्या। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को एस्टिमेट करेंगे। वी विल एस्टिमेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एस्टिमेट करेंगे। मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाता है 50 डेज, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे कि टोटल कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। अब अपना जो कैश बजट, अपना जो एक्सपेंसेस का बजट बनाकर साल भर का, तो हम एस्टिमेट करेंगे कि पूरे साल के दौरान, ठीक है, कितने खर्चे होंगे, और कौन से वाले, कैश वाले, आउट ऑफ पॉकेट वाले, मतलब ऐसे खर्चे लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह जिसके लिए कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, उसको छोड़ देना, ठीक है। टोटल कैश एक्सपेंडिचर, और वो भी कौन से वाले, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग के लिए हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए हम कहें कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इस तरह के जो खर्चे जिनके लिए बिजनेस नॉर्मली नहीं चलाया जा रहा है, उनके लिए वर्किंग कैपिटल की कोई हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रूटीन के जो बिजनेस के खर्चे हैं उनको हम एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद मैं पहले आपको बिल्कुल सिंपल बता दूं कि करना क्या होता है। मान लो ये आपके आ गए समझने के लिए, जैसे मैंने कहा 7,20,000 रुपए खर्च होंगे पूरे साल भर में, ठीक है जी। और तीसरे स्टेप में फिर हम कर देंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और वो कैसे हो जाएगी भाई, हम कहेंगे साल भर के खर्चे कितने होते हैं, 7,20,000, तो 50 दिन के बाद तो हमारा ही पैसा वापस आ जाएगा जो गया हुआ है। तो हमें तो सिर्फ 50 दिन के बराबर का खर्चे, 50 दिन के खर्चे जो हैं वो स्मूथली चल जाए, बस उतना पैसा मिल जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई साल भर में कितने दिन। अब यहाँ आप 365 भी मान सकते हैं और 360 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। इनमें से जो भी आप देना चाहें आप बता सकते हैं। 360 डेज लेंगे तो भी ठीक है, 365 डेज लेंगे तो भी ठीक है। क्वेश्चन में जो है मेंशन किया हुआ है तो उसी के हिसाब से चलना है, नहीं तो आप अपनी एजम्पशन बता दें कि भाई हमने इतना लिया है। तो मान लो 360 दिन आपने ले लिए, तो 360 डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 360 टू जा 720, और ये 3 जीरो लग जाएगी, ये हो जाएगा भाई 1,00,000 रुपये। तो भाई 1,00,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल मुझे लेकर चलनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 2,000 रुपये, देखो पर डे एक्सपेंसेस आ गए मेरे पास, एक दिन का खर्चा आ गया 2,000 रुपये, ठीक है। तीसरा स्टेप में एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तीसरे स्टेप में कर दूँ, एक दिन का खर्चा निकाल लो भाई, एक दिन का खर्चा है 2,000। अब तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल अगर 10 दिन का है तो 20,000 रुपये रखो, 50 दिन का है तो भाई 1,00,000 रुपये रखो, 40 दिन का है तो 80,000 रुपये रखो। इससे उस सवाल का जवाब भी मिल रहा है जो आपसे अगर पूछा जाए कि किस तरह से ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की लेंथ जो है वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसे आप वहां से भी बता सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। अब मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूँ कि एस्टिमेट किस तरह से करते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेट द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और वो कैसे निकालते हैं भाई, बस मेन स्टेप इसमें यही है
ठीक है। तो सबसे पहले आप लेंगे इसमें, ये डेज हैं, आप लिखेंगे इसमें ये इस तरह से टेबल रूप में भी दिखा सकते हैं। आप लिखेंगे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन का मतलब परिवर्तित होना। रॉ मेटेरियल के रूप में कितने टाइम तक रहेगा, उसको रॉ मेटेरियल से अगला रूप लेने में कितना टाइम लग जाएगा। अब शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे RMCP। ठीक है, और इसमें जितने दिन आएंगे वो डेज आप यहाँ लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, WIPCP, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, ये सब ऐड हो रहे हैं, ऐड प्लस। ठीक है, ऐड लिख दो चाहे प्लस लिख दो। फिर इसमें हम लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड, फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड, FGCP शॉर्ट में अगर हम लिखें तो। ठीक है, फिनिश गुड्स के बाद फिर हमारे डेटर्स आएंगे, उनको हम बोलेंगे रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड, रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड, RCP। ठीक है, तो इन सब का हम टोटल लगा लेंगे और इसमें से क्या लेस कर देंगे, जो क्रेडिटर्स ने हमें टाइम दिया है। ठीक है, लेस क्रेडिटर्स कन्वर्जन पीरियड, या इसको आप बोल सकते हैं डेफर्ड पीरियड। इसका एक और भी नाम होगा डेफर्ड पीरियड, स्थगित समय। स्थगित समय का मतलब हमारी पेमेंट कितने टाइम के लिए स्थगित हो गई है, जो हम वेट कर सके। ये जब लेस हो जाएगा तो ये आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकला है। ये पहला स्टेप आपको अच्छे से करना है। अब ये किस तरह से निकलेंगे फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बट पहले एक कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए मैं अगले स्टेप पर जा रहा हूँ। स्टेप 1 को मैं और क्लियर करूंगा अभी दोबारा से। ठीक है, कि ये सब निकलते कैसे हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे रखे तो हमें निकालने पड़ेंगे, फिर ये निकलेंगे कैसे वो हम समझेंगे। स्टेप 2 में हम लिखेंगे कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको हम एस्टिमेट निकाल करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये टोटल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, ये होती है टोटल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, प्लस जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है। ठीक है, उसमें आप सभी तरह के जो एक्सपेंसेस हैं कैश नेचर वाले वो आप ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपकी टोटल कैश नेचर की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इसमें आप लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कैश नेचर वाला। इसमें ध्यान रखना आपको क्या नहीं करना है, इसमें डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, गुडविल रिटर्न ऑफ एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड, इनको हम शामिल नहीं करेंगे। ऐसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ऑपरेटिंग के नहीं है, या जो नॉन कैश नेचर के हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे। डोनेशन हो गया, ये हो गया, इन सब को हम शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड स्टेप
चलिए दोबारा बताना सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे कि हम साल भर के जो हम देखो ऑपरेटिंग साइकिल का हमें पता चल गया कि हमें ये पता चल गया कि 60 दिन का हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है। ठीक है, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो अभी हमने जैसे एक एग्जांपल से भी समझा कि भाई इतने दिन रॉ मटेरियल में, इतने वर्किंग प्रोग्रेस में, इतने फिनिश गुड्स में, तो आज का गया हुआ नकद मेरे पास 60 डेज के बाद वापस आने वाला है। तो मैं 60 दिन का बजट बनाना चाह रहा हूँ, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए मेरे साल भर के खर्चे कितने होंगे, तभी तो मैं 60 डेज का अंदाजा लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 60 डेज का अंदाजा लेने से पहले मैं साल भर का बजट बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे टोटल खर्चे कितने होने वाले हैं। ठीक है, अब टोटल खर्चे के लिए आपने जो कोस्ट शीट बनाई थी ना, मैं अभी उसी को ही ऊपर जो फर्स्ट स्टेप है मैं कह रहा था इसको और एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं अवॉइड कर गया था उसको, अभी इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि फिर ये वो स्टेप बहुत लंबा हो जाएगा फिर एक्सप्लेन करने में। बाकी सिंपली आप यूँ समझ लो कि जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ लो सेल्स में से जब आप ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हो, अभी मोटे तौर पर अगर मैं समझाऊं तो जो बचता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। ठीक है, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, इसमें आप ऐड कर देंगे अपने सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, अगर कैश नेचर के तो भी ऐड कर दो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, ये सब ऐड करें। ठीक है, और ये ऐड करके मान लो अभी मैं वही वाला एग्जांपल वापस ले लेता हूँ, जैसे मान लो 7,20,000 रुपये टोटल आ रहा है। अब इसमें क्या नहीं लेना है उसकी मैं बात कर रहा था। तो जो नहीं लेना है, एक तो भाई कैश नेचर के खर्चे होने चाहिए, यानी कि अगर कोई खर्चा नॉन कैश का है, जैसे मान लो आपने गुडविल राइट ऑफ की, डेप्रिसिएशन आपने राइट ऑफ किया, इनके लिए कोई किसी तरह का कैश आउटफ्लो हो ही नहीं रहा, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल की मुझे जरूरत ही नहीं होगी, तो इसलिए एक तो इनको मत जोड़ना। एक ऐसे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, या इसी तरह से इनकम टैक्स प्रोविजन को भी इवन हम नॉन ऑपरेटिंग मानकर चलते हैं। ठीक है ना, बिजनेस के लिए, क्योंकि वो ड्राइंग में आता है, आपको पता भी होगा सोल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं उनको मत लेना, बाकी सब खर्चे आप जोड़ लेना। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको क्लियर होगी ये चीजें। तो 7,20,000 रुपये इस तरह से आपने एस्टिमेट कर दिया कि साल भर का टोटल खर्चा कितना है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमें करना है कि आप ये कैश, ये जो एक्सपेंसेस जो आए हैं ना, ये पर डे निकाल लो। ठीक है, एक स्टेप में बीच में ऐड कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो इसके बाद हम निकालेंगे फाइंड आउट जो आपका कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। तो जो आपने स्टेप 2 में जो चीज निकाली थी उसको या तो 360 से डिवाइड कर दो या 365 से डिवाइड कर दो, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो या जैसा आप एज्यूम करो। तो पर डे के एक दिन के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो स्टेप 4 में फिर वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये हो जाएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। जैसे मान लो एक दिन के कितने हो जाएंगे, अभी यहाँ मैं 7,20,000 को 360 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक दिन के हो गए 2,000। मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ। तो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मल्टीप्लाई बाई कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे, मतलब स्टेप 2 गुना स्टेप 3, नहीं सॉरी स्टेप 1 गुना स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 1 में हमने निकाला 50 डेज का अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, और स्टेप 3 में निकाला एक दिन के खर्चे 2,000 होंगे, तो 50 डेज का 1,00,000 रुपए का खर्चा होगा, वो मुझे अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, वो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। अभी पर बात ये कि देखो, एक तो आपकी कोस्ट शीट जो आपने पढ़ी हुई है उस पर कमांड होनी जरूरी है, तब आपको चीज समझ में आएगी, नहीं तो चलो थोड़ा सा बेसिक जितना मैं बताता हूँ अभी चल रहा हूँ साथ साथ। तो अब स्टेप 1 जो आपने पढ़ा था उसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ देता हूँ।
आपने लिखा कि रॉ मेटेरियल कन्वर्जन पीरियड। अब मैंने कहा कि रॉ मेटेरियल कन्वर्जन पीरियड निकलेगा कैसे भाई? अगर अब आपको निकालने के लिए मैं कहूँ, फाइंड आउट करने के लिए कहूँ, तो ये आप फाइंड आउट कैसे करो? ठीक है, तो ध्यान रखो, आप लेंगे 360 या 365, मैं फिर बोल रहा हूँ दोनों में से कोई सा भी ले लो, मल्टीप्लाई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, ठीक है, डिवाइड बाई रॉ मेटेरियल के लिए हम ये देखते हैं कि साल भर में कितना रॉ मेटेरियल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं रॉ मेटेरियल कंज्यूम, इसका बेस होगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम। ठीक है, रेशियो एनालिसिस में आप पढ़ेंगे कि रॉ मेटेरियल का एक होता है रॉ मेटेरियल टर्नओवर रेशियो। रॉ मेटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि टोटल जो आपका रॉ मेटेरियल है, ठीक है, उसके मुकाबले टोटल रॉ मेटेरियल की रिक्वायरमेंट्स, मान लो आप साल भर में कितना रॉ मेटेरियल कंज्यूम करते हो, इसको छोड़ो, अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले वो समझो। साल भर में आपने रॉ मेटेरियल कंज्यूम किया, ऐसे समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आया। ठीक है, रॉ मेटेरियल कंज्यूम आपने साल भर में किया, मान लो 2,40,000 रुपए का रॉ मेटेरियल कंज्यूम किया, समझना मेरी बात को। अच्छा, अभी आपके पास रॉ मेटेरियल का स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक था मान लो मैंने कहा 20,000, और क्लोजिंग स्टॉक है मान लीजिए 60,000। तो रॉ मेटेरियल का एवरेज स्टॉक कितना है आपके पास? एवरेज स्टॉक हो गया 60, 60 में 40 कर लेता हूँ, तो एवरेज स्टॉक हो गया आपके पास 40 और 20, 60 डिवाइड बाई 2, 30,000 रुपया आपके पास रॉ मेटेरियल का एवरेज स्टॉक है। मेरी बात समझना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी आप इसको इग्नोर करो जो मैंने लिखा है ऊपर। ठीक है, रॉ मेटेरियल कन्वर्जन पीरियड RMCP जो मैंने लिखा है, आप इसको इग्नोर करके जो मैं बता रहा हूँ बस वो समझो। तो मैंने कहा कि भाई हम जो रॉ मेटेरियल कंज्यूम करते हैं ना साल भर में, वो कंज्यूम करते हैं 2,40,000 रुपये का, और ऑन एन एवरेज मेरे पास रॉ मेटेरियल का स्टॉक कितना रहता है? 30,000। तो इसका मतलब हम जो कंज्यूम करते हैं वो हमारे स्टॉक का कितना गुना है? 8 टाइम्स, 8 गुना है। ठीक है, हमारे पास जो रॉ मेटेरियल का स्टॉक है, ठीक है, उसके मुकाबले 8 गुना रॉ मेटेरियल हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते थे कि रॉ मेटेरियल का आपके पास अभी यूँ समझो कि जो आपका जो रॉ मेटेरियल है, ठीक है ना, वो आपके पास 30,000 रुपये का स्टॉक है, और उससे 8 गुना आपके पास रॉ मेटेरियल का कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आपके रॉ मेटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है? रॉ मेटेरियल होल्डिंग पीरियड। ठीक है, अगर मान लो साल भर में 360 दिन लूं, तो 360 को आप 8 से डिवाइड करते हैं, कितने बचेंगे? 4, 44 डेज, 4 ही बचेंगे ना, 45 डेज। ऑन एन एवरेज आप जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो 45 दिन तक चलता है, 45 डेज तक चलता है आपका खरीदा हुआ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने दो अलग अलग स्टेप में काम कर दिया। 2,40,000 रुपये क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम था ये। यहाँ था एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, और ये जो आया इससे मैंने डिवाइड कर दिया 360 को, यही तो वैल्यू 8 आ रही थी। ठीक है, मैंने 360 को इससे डिवाइड कर दिया, तो देखो जरा क्या बन गया, 360 मल्टीप्लाई ये एवरेज स्टॉक ऊपर आ गया डिवाइड बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी क्योंकि आपने देखो रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ा है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। अभी आप सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको इतना फॉलो कर लो बस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो भी आपको कन्वर्जन पीरियड निकालना है, रॉ मटेरियल का निकालना है, तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड किस तरह से निकलेगा? 360 या 365 गुना उसका एवरेज, जिसका भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और बस नीचे का ध्यान रखो, इसका बेस ये किस पर निकलता है? इसका जब रेशियो निकालते थे तो निकलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम पर। ठीक है, इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड आएगा,
ये होगा भाई 360 एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग कैपिटल आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा ये वर्किंग कैपिटल किस पर निकाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड 360 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइड बाय ये निकलता है, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ इस लेवल पर पहुंचकर ये चीजें आनी चाहिए। रॉ मटेरियल रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड ये किस पर निकलता है, क्रेडिट सेल्स पर। 360 गुना एवरेज डेटर्स एंड रिसीवेबल्स, या एवरेज रिसीवेबल्स लिख देता हूं मैं, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स जिसमें डेटर्स भी आर दोनों आ गए, और ये तो निकलता है नेट क्रेडिट सेल्स। और इसी तरह से डेफर्ड पीरियड, डेफर्ड पीरियड किस पर निकलेगा, 360, यहाँ एवरेज अकाउंट्स पेबल्स, क्रेडिटर्स है ना ये, पेबल्स, और डिवाइड करेंगे ये परचेज, निकलेगा नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है। और अब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन में आपको आपकी कोर्स शीट का और दे दूं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। वैसे तो आपको आनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बताकर और एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जो आपने अपनी कोर्स शीट जो ली थी, कोर्स शीट और कोस्ट स्टेटमेंट में फर्क ये है, कोर्स शीट में तो साथ साथ पर यूनिट कोस्ट भी निकालते हैं, और जो कोस्ट स्टेटमेंट है उसको पर यूनिट की जरूरत नहीं होती, इसमें कोस्ट स्टेटमेंट बनाती है कोस्ट शीट के लिए, ठीक है। और कोस्ट स्टेटमेंट कैसे बनता था जरा देखो, यहाँ आप लिखते थे यूनिट्स कितनी बनाई आपने, मैन्युफैक्चर कितनी की, यहाँ आप यूनिट्स लिख देते थे, है ना। फिर आप लिखते थे सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, और वो कैसे निकलता था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से समझाऊं मैं, जैसे बच्चों को बताया जाता है, अगर मैं बोलूँ तो, कि भाई किसी बच्चे के पास 5 चॉकलेट थी, ठीक है, और वो शॉप से जाकर 10 चॉकलेट और ले आया, और जब मैंने बाद में उसके हाथ में देखा तो उसके हाथ में केवल 3 चॉकलेट थी, तो बताओ कितनी चॉकलेट खा गया। तो आप कहिए भाई 5 पहले थी, 10 और ले आया, 15 हो जानी चाहिए थी उसके हाथ में, लेकिन 3 बची, तो इसका मतलब 12 चॉकलेट उसने खा ली। तो सिंपली ओपनिंग स्टॉक जितना पहले से था प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो रॉ मटेरियल कंज्यूम है। इसमें ऐड करते हैं हम, ऐड इसमें किया जाता है आपका डायरेक्ट वेजेस या लेबर, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पढ़ा हुआ है आपका ये सब। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये क्या आ जाती थी, डायरेक्ट कॉस्ट, या इसको क्या बोलते थे आप, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते थे, इसमें फिर हम ऐड करते थे अपने वर्क एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड बोल सकते हैं। तो ऐड वर्क्स ओवरहेड या वर्क्स एक्सपेंसेस कह लो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कह लो, एक ही बात, ठीक है। ये आपने इसमें ऐड किया। अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो इसको हम वर्क्स कॉस्ट बोल देते थे, फैक्ट्री कॉस्ट, नहीं तो फिर इसमें क्या करते थे, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अधूरा माल जो भी तैयार नहीं हुआ, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये जब एडजस्टमेंट हो जाती थी तो इसको हम बोलते थे क्या, वर्क्स कॉस्ट। ये अभी आने वाले हैं आपके, अभी जो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड मैंने बताया वो इस पर निकलेगा फिर आप, ठीक है। ये कहलाएगी आपकी वर्क्स कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस वर्क्स कॉस्ट में ऐड करेंगे आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने के आ गई, मान लो आपने ऐसे समझो, आपने 10,000 यूनिट बनाई थी भाई, मान लो इस तरह से, तो 10,000 यूनिट की लागत ये आ गई भाई 1,20,000। लेकिन आपने सारी की सारी तो बेची नहीं, आपने इसमें से भाई मान लो 2,000 यूनिट बचा ली, 8,000 बेची, ठीक है। और 1,000 यूनिट्स मान लीजिए आपके पास पहले से ही पड़ी हुई थी, तो आपने बेची कितनी यूनिट है, देखो 1,000 पहले से थी, 10,000 आपने और बनाई, 10 और 1 11,000 होगी, ठीक है। और बची हुई कितनी है आपके पास, 2,000, इसका मतलब आपने 9,000 यूनिट बेची। तो ये जो 9,000 यूनिट्स आपने जो बेची है, उनको बनाने की लागत जो थी उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये कहलाता है जो बचता है अपने पास, इसे हम बोलते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसमें जब अपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जुड़ जाएंगे, अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितनी यूनिट में जुड़ेंगे, 9,000 जो हमने बेची है, ठीक है। एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जब वो आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, जो स्टेप 2 में बोल रहा था ना, मैं कहता ये वाला खर्चा आपको चाहिए, ये वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको लेनी होती है, ठीक है, नगद वाली सारी। और इसमें जब आप यहाँ लिख देंगे अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्रॉफिट, तो ये बन जाती है सेल्स, दिस इज कॉल्ड सेल्स। तो मेनली सारा सब कुछ आपकी कॉस्ट शीट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको जब तक मैं एक एग्जांपल से ना बताऊं, समझ नहीं आएगा, अब तक कैसे करा हुआ सब खराब जाएगा, तो इसलिए 5 से 10 मिनट और लगेंगे। इसका मैं आपको जो है एक एग्जांपल और करता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के लिए फिगर्स में लिख रहा हूँ फटाफट। रॉ मेटेरियल कंज्यूम, ये है भाई 10 लाख रुपीज का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, या एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट ले लेते हैं, मैं इसकी बजाय दूसरा ले रहा हूँ। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इस तरह से दे रखे हैं, और ये है आपके पास रॉ मेटेरियल। रॉ मेटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है भाई 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, इसका ओपनिंग बैलेंस है 70,000, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। फिर डेटर्स एंड बी आर इकट्ठे दे रखे हैं, बिल्स रिसीवेबल्स, ये है भाई 80,000 रुपया और 1,00,000 रुपया, 80,000 और 1,00,000 रुपया। और क्या है डेटर्स पीयर्स के बाद, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स एंड बीपी, creditors and BP, these are 1,20,000 and 1,60,000, ठीक है। और फिर आगे रॉ मेटेरियल परचेज कितना है, रॉ मेटेरियल परचेज हुआ है साल भर में 10,50,000 रुपए का, ठीक है। वेजेज एंड इसके बाद है वेजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये हैं 3,50,000 रुपए की। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हैं 2,00,000 रुपए के।
2 लाख, और टोटल सेल्स है 20 लाख की, सेल्स 20 लाख रुपए की है, और आपको 360 डेज लेने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में, और काय के ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से आपको वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन करना है। पहला स्टेप ही है बस इसमें, फर्स्ट स्टेप कर लो, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब करेंगे कैसे? सबसे पहले आप निकाले रॉ मेटेरियल कंज्यूम। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, ये कोस्ट शीट सी बना लेते हैं। ये सॉल्यूशन शुरू कर दिया है मैंने इसका। तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम हो गया। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1 लाख, प्लस परचेज कितना है? परचेज है 10,50,000 रुपए का, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक है इसका 1,50,000। ठीक है, तो ये जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो रॉ मेटेरियल कंज्यूम अपना निकल कर आता है, रॉ मेटेरियल कंज्यूम आता है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आपको दे रखा था। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो थे वो थे 3,50,000 रुपये, और कोई प्राइम कॉस्ट अलग से थी नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 13,50,000। इस 13,50,000 रुपये में हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया अभी, वर्क इन प्रोग्रेस अगर आपके पास हो तो उनको एडलेस कर दो, प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है अपने पास 70,000 रुपये की, और माइनस कर देना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो है 50,000 की। तो 50,000 रुपये घटाने हैं, 70,000 रुपये जोड़ने हैं। कितने हो जाएंगे ये? 50,000 घटा दिए, 70,000 जोड़ दिए, तो 13,70,000 रुपये हो गए। 13,70,000 रुपया ये बन गया आपका क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या वर्क्स कोस्ट, इसे वर्क्स कोस्ट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसमें अभी ऐड करो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। नहीं दे रखे, आप कहेंगे दे रखे हैं, दे रखे हैं लेकिन सेलिंग के साथ दे रखे हैं। ठीक है, देखो ये दिखाता हूँ एक बार फिर से, सेलिंग के साथ दे रखे हैं, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैंने लिखा है। अब ये जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेलिंग के साथ हो तो सेलिंग नेचर की है, फिर इनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं माना जाता। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो वो होते तो उनको जोड़ते तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, अभी जो मैंने बताया आपको जिस हिसाब से। अब वो नहीं है तो सीधा बस इसमें हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स घटा दो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भाई देखो 1,20,000 रुपये है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 1,80,000 रुपये। तो 1,20,000 जोड़ा और 1,80,000 घटा दिया, यानी कि मैं कह सकता हूँ 13,70,000 में से 60,000 घटा दिया तो 13,10,000 रुपये रह गए। ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसमें जब आप अपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। फटाफट से कर देते हैं इसको। ठीक है, आइए करते हैं इसमें। सबसे पहले हम निकालते हैं रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं RMCP। क्या बताया था आपको? 360 गुना एवरेज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का एवरेज कैसे निकालोगे भाई? 1 लाख तो ओपनिंग स्टॉक है, और 1,50,000 क्लोजिंग स्टॉक है, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज हो गया 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो 1,25,000 डिवाइड बाई रॉ मेटेरियल कंज्यूम अभी निकाला हमने 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो टोटल कितना डेज आ गया? ये आ गया भाई 45 डेज, तो एक ही साइड में यही लिखते चलते हैं 45 डेज रॉ मेटेरियल कन्वर्जन पीरियड, ऐसे निकलते चलेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड 360 गुना रॉ मेटेरियल का एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे भाई? ओपनिंग स्टॉक कितना है रॉ मेटेरियल का, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस का 70,000 और 50,000
डिवाइड बाय 2, तो 60,000 रुपये वर्क इन प्रोग्रेस का एवरेज है। और डिवाइड बाई ये किस पर निकलता है, अभी हमने निकाला ना फैक्ट्री कोस्ट पर, वर्क्स कोस्ट पर ये आ रही है, तो आपके सामने 13,70,000 रुपये, तो ये 13,70,000 पर निकलेगा। डिवाइड बाय 13,70,000, इसको सोल्व कर लें, ये आता है 15.76, यानी कि लगभग 16 दिन मान सकते हैं। फिर आएगा फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। बस ये निकलते ही, बाकी दोनों स्टेप में टाइम नहीं लगना, बस इस फर्स्ट स्टेप में टाइम लगना है, जो लगना है मेन नंबर इसी के ही। फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड 360 गुना फिनिश्ड गुड्स का एवरेज स्टॉक कितना आएगा भाई, देखो 1,20,000 तो ओपनिंग था और 1,80,000 है क्लोजिंग, डिवाइड बाय 2, 1,20 और 1,80 हो गए 3 लाख, बटे में 2 किया तो 1,50,000 हो गया इसका एवरेज। डिवाइड बाई आपकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही थी, 13,10,000, डिवाइड करते उसको 13,10,000 से, 13,10,000, तो कितना आ गया भाई ये जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो आता है भाई ये डिवाइड बाई 13,10,000, तो ये वैल्यू आती है भाई 41 डेज, ठीक है, 41 डेज आ रही है, 41.22 है तो 41 कर रहे हैं हमने इसको। फिर रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड ये किस पर निकलता है, 360 गुना एवरेज जो है फिनिश एवरेज अपने रिसीवेबल्स डेटर्स कह लीजिए, और डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। सेल्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा, नहीं लिख रखा है इसमें भाई, यू मैज्यूम, मैंने लिखा नहीं, यू मैज्यूम दैट ऑल गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो 20 लाख रुपए की बिक्री है, सारी की सारी उधार है, और अगर कुछ नहीं कह रखा तो भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसको उधार मानने के अलावा, ठीक है। अच्छा, अपने डेटर्स बीआर का ओपनिंग स्टॉक है 80,000 और क्लोजिंग है 1 लाख। ओपनिंग डेटर्स बीआर हैं 80,000 के, क्लोजिंग है 1 लाख के, तो इनकी जब मैं एवरेज करूंगा तो ये बन जाएंगे भाई 90,000। तो यहाँ से मुझे एवरेज डेटर्स मिल गए मुझे 90,000 के, और यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये मेरा रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड आ गया अगेन 16 डेज, एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो 16.2 आ रहे हैं, 16 डेज ले लिए हमने। तो इन सबको जोड़ लो भाई, इन सब का टोटल आता है 118, और इसमें से लेस कर दो डेफर्ड पीरियड, डेफर्ड पीरियड मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो लेस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड 360 मल्टीप्लाई एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,20,000 पहले थे, प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, 2,80,000 हो गया, ये 1,40,000 आता है एवरेज पर, डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स, तो परचेज अपनी कितनी है, परचेज है 10 लाख, ये निकलेगा क्रेडिट परचेज पर, परचेज है 10,50,000 रुपये, और हम मान लेंगे सारी की सारी परचेज कैसी है, उधार नेचर की, तो ये 48 डेज आते हैं, ये इसमें से घटा दो, लो भाई पहला स्टेप आपका आ गया 70 डेज आ गया आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये बस पहले स्टेप में टाइम लगना। अगला स्टेप तो बिल्कुल सिंपल है, देखो स्टेप 2, बस अभी 2 मिनट का और रह गया क्वेश्चन। तो स्टेप 2 में हम क्या निकालते हैं, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो टोटल स्टेप 2 है ये, टोटल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो अभी ऊपर निकली हुई है, प्लस इसमें सेलिंग के खर्चे जोड़ दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही थी भाई अपने ऊपर, हमने अभी निकाली थी ना बैलेंस शीट्स में, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही 13,10,000 रुपये, ठीक है, देख पा रहे होंगे 13,10,000, तो 13,10,000 इसमें ऐड कर दो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं भाई हमारे 2 लाख रुपए के, क्वेश्चन में दे रखे हैं,
15 लाख 10,000 आ गए। स्टेप 3, एक्सपेंसेस पर डे, एक दिन के खर्चे कितने हैं भाई? 15,10,000 को डिवाइड कर दो 360 से, लो भाई एक दिन के लो। तो स्टेप 4, वर्किंग कैपिटल कितनी? अब ये एक दिन के खर्चे हैं और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 70 डेज का। तो स्टेप 4 कहता है कि भैया मुझे कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 15,10,000 को 360 से डिवाइड करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 70 से। कितना आता है मैं कर रहा हूँ, 15,10,000 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 70, दैट इज ये आता है भाई 2,93,611। लगभग इतनी रुपए की वर्किंग कैपिटल हमें रखनी चाहिए, इतनी वर्किंग कैपिटल हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इस तरह से ये मेथड है आपका, जहां से हम वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। सिंपल है,